ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। स्टार्ट करें आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। सभी को नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर यूट्यूब, जहां पर हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी। और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में 12वीं की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी इकोलॉजी। आज इकोलॉजी का 7वां लेक्चर है। जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन करिए, सेशन को स्टार्ट किया जाए। सेशन को स्टार्ट किया जाए। आज अपने को इकोलॉजी का 7वां लेक्चर पढ़ना है इकोलॉजी का। जल्दी जल्दी सेशन में जुड़ जाइए। सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग। सेशन आज का स्टार्ट किया जाए। सेशन आज का स्टार्ट किया जाए। ममता जी गुड आफ्टरनून, राहुल जी गुड आफ्टरनून, प्रभाकर जी गुड आफ्टरनून, राहुल कुमार जी, मीरा मौर्य जी, चांदनी सिंह जी, भूपेन जी, प्रणत जी, अंजू जी, आशीष कुमार जी। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। इकोलॉजी का अपना लेक्चर 7 आज है। मैं बताया था आपको कि कल जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो प्रैक्टिस में मैं एक चीज़ आपको बताया था कि हम लोग एनसीईआरटी जो 2021 में, नवंबर 2021 में अपडेट हुई है उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन एक एनसीईआरटी 2014 में अपडेट हुई थी। 2014 में एनसीईआरटी अपडेट हुई थी। 2014 में एनसीईआरटी अपडेट हुई थी। उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन लगातार आते हैं। इसीलिए मैं बोला था आपको कल प्रैक्टिस वाली क्लास में कि एक टॉपिक जो पुरानी एनसीईआरटी में था, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये नई एनसीईआरटी में नहीं है, इसको निकाल दिया गया है नई एनसीईआरटी से। लेकिन ये पुरानी एनसीईआरटी में क्योंकि था, जो 2014 में अपडेट हुई थी उसमें था, 21 तक ये चला है, तो इससे सवाल बनते हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर से। इसको आज हम पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, सेशन से जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। टीचर्स एकेडमी की तरफ से कोर्स ऑफ द डे डेली निकाला जाता है। आज का कोर्स ऑफ द डे इकोनॉमिक्स का है। आज ऑफर प्राइस आपको पता रहता है 24 घंटे के लिए होता है। 24 घंटे में अगर आप इस कोर्स को परचेज करेंगे तो 699 रुपए में ये कोर्स आपको मिलेगा। जो लोग यूपीटीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं वो आज के इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। 699 में है, आप जुड़ सकते हैं। 1 साल इसकी वैलिडिटी होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, एनसीईआरटी अपने से 4 मेजर एबायोटिक फैक्टर को बताती है। एनसीईआरटी कहती है मेजर एबायोटिक फैक्टर्स में भैया 4 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? एक टेम्परेचर है, एक वाटर है, एक लाइट है और एक सॉइल है। एनसीईआरटी अपने को 4 मेजर एबायोटिक फैक्टर बताती है। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, मेजर एबायोटिक फैक्टर। क्यों? क्योंकि हेडिंग यही थी, हेडिंग एनसीईआरटी में यही थी, मेजर एबायोटिक फैक्टर, जिसमें एनसीईआरटी अपने को 4 बताता है। एक बताता है टेम्परेचर, एक बताता है अपने को वाटर, एक बताता है अपने को लाइट और एक बताता है अपने को सॉइल। ये 4
मेजर एबायोटिक फैक्टर एनसीईआरटी अपने से चर्चा करती थी 2014 वाली में। आज अपन इन चारों को पढ़ेंगे, इन चारों से जितने सवाल बन सकते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन चारों के ऊपर उनके थ्रू होकर के जाएंगे और इसकी भी एक एक चीज क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसकी भी एक एक चीज क्लियर अपन कर लेंगे। स्टार्ट करता हूं मैं टेम्परेचर के साथ में। पहली चीज स्टार्ट करता हूं मैं टेम्परेचर के साथ में। टेम्परेचर के साथ में एनसीईआरटी बोलती है कि टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। टेम्परेचर को मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर बताती है। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है, क्या है कि एंजाइम्स की काइनेटिक्स को, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स 12वीं में एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लिया होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया होगा, बीएससी की होगी तो अगर केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी रही होगी तो वहां भी एक चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स, जो कि एंजाइम्स के काइनेटिक्स के रेट को डिफाइन करता है। केमिकल काइनेटिक्स क्या करता है? एंजाइम के काइनेटिक्स को डिफाइन करता है। कौन सी रिएक्शन कितना जल्दी होगी, कौन सी रिएक्शन कितने टाइम में होगी, किस रिएक्शन में कौन से कैटलिस्ट आएंगे, ये सारी चीजें केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपन केमिस्ट्री में पढ़ते थे। यहां पर टेम्परेचर को सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है, किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी कहती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर कौन है? टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि एंजाइम के काइनेटिक्स को मेंटेन करता है। हमारे जो बॉडी में एंजाइम्स हैं उसकी जो काइनेटिक्स है उसको मेंटेन कौन करता है? टेम्परेचर करता है। अब इससे क्या होगा सर? एंजाइम की काइनेटिक मेंटेन कर रहा है तो इससे क्या होगा सर? हमारी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो फिजियोलॉजी पर ही, एंजाइम के काइनेटिक्स पर ही डिपेंड करती हैं। इसीलिए एनसीईआरटी बोलती है टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स की काइनेटिक्स को मेंटेन कर रहा है। इसमें कुछ चीजें अपन पढ़ेंगे, जैसे कि एक चीज, पहली चीज एनसीईआरटी क्या बोलती थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक चीज तो एनसीईआरटी क्या बोली कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर है। अब एक चीज अपने को देखने को मिला कि जो एवरेज टेम्परेचर होता है, जो एवरेज टेम्परेचर होता है ये वेरी करता है, ये वेरी करता है। ये क्या करता है? बदलता रहता है, सीजन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बदलता रहता है। वेरीज सीजनली। क्या होता है? ये जो टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर, ये वेरी करता है सीजनली वेरी करता है। अपने को एक रेंज देखने को मिलती है, कि टेम्परेचर पहली चीज क्या करेंगे? डिक्रीजेस। एक चीज ये हो गई। टेम्परेचर क्या कह रहा हूं? डिक्रीजेस। कब डिक्रीज होगा सर? जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जब आप पहली चीज तो क्या? टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। आप कहां जा रहे हैं? इक्वेटर टू पोल्स। और जब पोल्स से माउंटेन्स की तरफ जाएंगे, तो भी क्या करेगा? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। हम लोग बना करके आए थे ऐसे कुछ, अपना प्लैनेट अर्थ होता है, ये जो बीच की लाइन होती है इसको भैया इक्वेटर बोलते हैं। लेक्चर 1 में मैं सारी चीज़ें आपको वेजिटेशन और टूंड्रा, बायोम, सारी चीज़ें ऐसे ही बना करके प्लैनेट बताया था सेलेस्टियल बॉडी सन के लाइट के अकॉर्डिंग, लाइट के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो ये इक्वेटर और ये वाला हिस्सा जो था ये दोनों पोल्स था। ये क्या था? पोल्स था। ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। ठीक है, तो जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा।
जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। पोल से आप माउंटेन्स पर जाएंगे, वेरियस जगह पर माउंटेन्स होगी, माउंटेन्स में क्या करेगा, जब आप पोल्स से माउंटेन्स की तरफ जाएंगे तो भी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो भी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ये दो लाइनें, ये दो लाइनें, ये दो लाइनें, ये दो लाइनें एनसीईआरटी में मेंशन की थी। क्या बोला था आपसे, क्या बोला था आपसे कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है। एवरेज टेम्परेचर वेरी करेगा सीजनली, एवरेज टेम्परेचर क्या करेगा, वेरी करेगा सीजनली, सीजनली ये वेरी करेगा। टेम्परेचर जो है डिक्रीज करेगा जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे। जो वेरिएशन है वो कैसी है कि जब सर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, टेम्परेचर भैया कम हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस। पोल से माउंटेन जाएंगे, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। इसके बाद अब थोड़ा बता दीजिए कि टेम्परेचर रेंज, रेंज बता दीजिए सर ऑफ स्पीशीज, किस रेंज में, कितनी स्पीशीज में, कैसे कैसे, क्या क्या टेम्परेचर की रेंजेस हैं बता दीजिए सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, प्रगति शर्मा जी जुड़ गई हैं, गुड आफ्टरनून। निष्ठा पांडे जी हैं, अलका शुक्ला जी हैं, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। जो लोग सेशन में लेट जुड़ रहे हैं, ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन अभी ही शुरू किया है हमने, टेम्परेचर के बारे में मैं बताना आपको शुरू किया हूं, मेजर एबायोटिक फैक्टर पढ़ना है, ठीक है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। नेचर्स व्लॉग जी का भी स्वागत है, आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन अच्छा लग रहा है तो। और मेजर एबायोटिक फैक्टर पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर स्टार्ट किया है भैया, 4 बताया था मैं कि 4 एबायोटिक फैक्टर मेजर एनसीईआरटी कहती है। पहला उसमें टेम्परेचर के बारे में आज अपनी चर्चा शुरू हुई है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। अब इसमें रेंज बताती है एनसीईआरटी, क्या कहती है कि सब जीरोज इन पोलर एरियाज, सब जीरो एक रेंज बताती है। पहली रेंज क्या है, सब जीरो इन polar areas, sub-zeros in polar areas to greater than 50 degrees Celsius in, to greater than 50 degrees Celsius in tropical deserts, in tropical deserts। क्या कहता है कि सब जीरो, सब जीरो क्या होता है सर जी, जीरो से कम, जीरो से कम अगर है यानी कि लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, उसको बोलेंगे सब जीरो। क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर की रेंज एनसीईआरटी में बताई है कि कहाँ कहाँ किस किस टेम्परेचर पर कौन कौन सी कंडीशंस में ऑर्गेनिजम्स रह सकता है, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, उस टेम्परेचर की रेंज को आपको बताया गया। सब जीरो इन पोलर एरियाज, बोले कि पोलर एरियाज में, जो पोलर एरियाज है नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम हो जाता है, उसको बोलती है एनसीईआरटी सब जीरो इन पोलर एरियाज। और बताती है कि 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, ग्रेटर देन 50 डिग्री। एक तो यहां पे भी ऑर्गेनिज्म मिलेगा, यहां पर भी स्पीशी मिल रही है, जीरो सब जीरो जहां पर है पोलर एरियाज में, वहां पर भी स्पीशी अपने को क्या मिल रही है। और जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जा रहा है, कहां पर, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में, वहां पर भी अपने को स्पीशीज मिल रही है। एनसीईआरटी ये एक चीज बताई। दूसरी चीज आपसे कहती है, दूसरी चीज आपसे कहती है, दूसरी चीज कहती है कि थर्मल स्प्रिंग्स एंड thermal springs and deep thermal hydro vents में टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक रेंज आपको ये बताई गई, एक रेंज आपको ये बताई गई। एक रेंज तो मैं बताया क्या कि साहब ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर के बेसिस पर, डिग्री सेंटीग्रेड के बेसिस पर, गर्मी जाड़ा के बेसिस पर, सर जी हमको बता दीजिए ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ मिलता है। तो मैं कहा भैया टेम्परेचर की बात चल रही है, ठीक है, पोलर एरियाज की बात कर लेंगे, वहां पर सब जीरो, यहाँ पर जीरो से कम टेम्परेचर चला जाएगा, जीरो से कम टेम्परेचर चला जाएगा, वहां पर भी क्या ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ये कहां होगा, पोलर एरिया में होगा। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जहां 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, वहां पर भी ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। इसके अलावा थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप थर्मल हाइड्रोवेंट्स, जहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो जाएगा, यहां पर भी ऑर्गेनिज्म कुछ मिलते हैं, यहां पर भी कुछ ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करके सर्वाइव करा लेते हैं। ये रेंजेस है कि वेरियस हमारे प्लान
प्लैनेट पर इस रेंज में टेम्परेचर चला जाता है और इस रेंज में जाने के बाद भी वहां पर ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं। वहां पे ऑर्गेनिज्म, खातिजा जी जुड़ गई हैं, सुधा ठाकुर जी जुड़ गई हैं, ठीक है, सब लोग जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए सेशन को। टेम्परेचर की बात अपनी चल रही है, ये वेरिएशंस, ये रेंजेस मैं आपको बताया। एक चीज यहां पर आती है कि इफेक्ट क्या है, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट्स क्या क्या है, कि भैया इनका कुछ इफेक्ट है, इनका कोई रोल है कि ऐसे बस हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर के, ठीक है। आप कह दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, केमिकल्स की आप बता दिए कि आपके बॉडी की एंजाइम की एक्टिविटी जो है, एंजाइम की काइनेटिक्स जो है उसको मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा। आप बता दिए कि काइनेटिक्स से मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मैनेज होती है, इसीलिए क्या टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका कुछ इफेक्ट है, एनसीईआरटी में 3 इफेक्ट बताता है, एनसीईआरटी आपसे 3 इफेक्ट बताती है। पहली चीज कहती है मैंगो don't grow in temperate tropical, mango don't grow in temperate countries। मैंगो टेम्परेट कंट्रीज में, टेम्परेट कंट्रीज जैसे कि कनाडा एक अपना क्या है, कनाडा है, एक अपना क्या है, जर्मनी है। ये क्या है, एक अपना क्या है, कनाडा है, एक जर्मनी है। इफेक्ट्स टेम्परेचर का क्या क्या आता है। पहला इफेक्ट हमको देखने को मिला कि जो मैंगो है, मैंजिफेरा इंडिका, ये क्या है, टेम्परेट कंट्रीज में कनाडा हो गई, जर्मनी हो गई, यहाँ ग्रो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर एक्सीड कर जाएगा, इसका सर्वाइवल कैंसिल हो जाएगा। मैंगो वहां पर ग्रो नहीं करेगा, कहां पर, टेम्परेट कंट्रीज में, कनाडा हो गई, जर्मनी हो गई, ये टेम्परेट कंट्रीज हैं, यहां पर मैंगो ग्रो नहीं करेगा। ये किसका इफेक्ट है, टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। कि टेम्परेचर क्यों के इफेक्ट्स क्या क्या हैं। पहला इफेक्ट एनसीईआरटी बोली कि मैंगो टेम्परेट कंट्रीज में गर्मी की वजह से वहाँ के टेम्परेचर को अडेप्ट नहीं कर पाएगा। कनाडा और जर्मनी या टेम्परेट कंट्री में जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी उसमें मैंगो नहीं कर पाएगा अपने को बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो ये वहाँ ग्रो ही नहीं करेगा, ये वहाँ ग्रो ही नहीं करेगा, ये वहाँ ग्रो ही नहीं करेगा। दूसरी चीज एनसीईआरटी बोलती थी स्नो लेपर्ड्स are not found in Kerala forest, in Kerala forest। दूसरी चीज एनसीईआरटी बोली कि केरला के फॉरेस्ट में स्नो लेपर्ड्स जो हैं वो केरला के फॉरेस्ट में नहीं मिलते। स्नो लेपर्ड्स केरला के फॉरेस्ट में नहीं मिलते हैं, क्यों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के वजह से। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, ये इन कंडीशंस में अपने आप को, टेम्परेचर की कंडीशंस को सर्वाइव नहीं कर पाता, इसीलिए स्नो लेपर्ड केरला के फॉरेस्ट में नहीं पाया जाता। एक चीज और बोलती है एनसीईआरटी, टूना फिश के बारे में बात करती है। एक मछली है जिसका नाम टूना फिश है। ये जो टूना फिश है रेयरली बियॉन्ड ट्रॉपिकल कंट्रीज। टूना फिश फाउंड रेयरली बियॉन्ड ट्रॉपिकल कंट्रीज। ठीक है, 3 चीज आपसे मैं इफेक्ट टेम्परेचर का बता के आया कि टेम्परेचर के इफेक्ट के वजह से ये 3 चीज एनसीईआरटी बताती है क्या क्या हो जाता है। पहला, मैंगो जो है वो ग्रो नहीं करता टेम्परेट कंट्रीज में, यानी कनाडा और जर्मनी जो टेम्परेट कंट्रीज है यहाँ मैंगो ग्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं ग्रो करेगा सर, मैंजिफेरा इंडिका मैंगो क्यों नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो यहाँ का टेम्परेचर है उसके हिसाब से मैंगो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज बोलता है टेम्परेचर से, स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट। जो स्नो लेपर्ड्स होते हैं वो केरला फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते, क्यों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के वजह से। फिर वही कंडीशंस की टेम्परेचर की रेंज को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तीसरी चीज, टूना फिश फाउंड रेयरली बियॉन्ड ट्रॉपिकल कंट्रीज के बियॉन्ड टूना फिश नहीं पाई जाती। टूना फिश
टूना फिश टूना फिश नहीं पाई जाती। ठीक है, ये तीन चीज एनसीईआरटी बोली क्या है सर जी? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। फिर मैं एक बोला कि टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। क्यों? क्यों? वाई? बताइए सर, क्यों होता है? बताइए सर। आप कह रहे हैं टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, बताइए सर क्यों होता है? बताइए सर क्यों होता है? कहता है बिकॉज इट affects the kinetics, it affects the kinetics of enzymes, because it affects the kinetics of enzymes। और जो एंजाइम की काइनेटिक है वो क्या करती है? the kinetics of enzymes affects the physiological and metabolic activities। सर आप कह रहे हैं टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। सर आप कह रहे हैं टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। क्यों है? क्यों है? क्यों एबायोटिक फैक्टर ये सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो एंजाइम्स की काइनेटिक्स हमारे बॉडी की होती है, आपको पता है हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, फिजियोलॉजी के बेसिस पे एक्टिविटीज होती हैं, और एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। इन दोनों को, फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मैनेज कौन करता है? एंजाइम की काइनेटिक्स। कितनी तेजी से काइनेटिक, एंजाइम काइनेटिक्स में बताया आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के आए थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या चीजें हैं भैया, क्या चीजें हैं कि आपका एंजाइम का रेट कितना तेज बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, कितना तेज रेस्पॉन्ड करेगी, ये उसकी काइनेटिक्स है। टेम्परेचर उस पर इफेक्ट डालेगा, किस पर? काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स पर। और ये काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स किस पर इफेक्ट डालेंगी? फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर। फिजियोलॉजिकल या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर। इसीलिए टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। सिर्फ इसी वजह से टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। एक चीज और पढ़ते हैं, जिससे सवाल आता है कि on the basis of range of temperature tolerance, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है यूरी थर्मल और एक होता है स्टीनोथर्मल। दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स। अब टेम्परेचर को कौन कितना टॉलरेट कर रहा है, टेम्परेचर की रेंज को कौन कितना टॉलरेट कर रहा है, उसके बेसिस पर दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक यूरी थर्मल होता है, एक स्टीनोथर्मल होता है। एक क्या होता है? यूरी थर्मल होता है, एक क्या होता है? यूरी थर्मल होता है, और एक स्टीनोथर्मल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेंज, कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना ज्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर रहा है या कितना कम रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर रहा है, उसके बेसिस पर दो तरीके के ऑर्गेनिज्म आपको, दो तरीके के कंडीशन आपको बताई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस। पहला होता है यूरी थर्मल, एक होता है स्टीनोथर्मल। यूरी थर्मल का मतलब टॉलरेट्स वाइड टेम्परेचर रेंज, और स्टीनोथर्मल क्या होता है? टॉलरेट्स नैरो टेम्परेचर रेंज।
एक आपको बताया गया यूरीथर्मल, एक आपको बताया गया स्टीनोथर्मल। मैं बोला जो वाइड रेंज टेम्परेचर की, वाइड टेम्परेचर रेंज की टॉलरेट करेगा उसको यूरीथर्मल बोलेंगे, जो वाइड टेम्परेचर रेंज को टॉलरेट करेगा उसको यूरीथर्मल बोलेंगे, जो नैरो टेम्परेचर रेंज को टॉलरेट करेगा उसको स्टीनोथर्मल बोलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस के बेसिस पर कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, नैरो या वाइड, उसके बेसिस पर दो चीजें एनसीईआरटी बताई, एक यूरीथर्मल बताती है और एक स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वाइड टेम्परेचर रेंज को टॉलरेट कर लेते हैं, और जो नैरो टेम्परेचर रेंज को टॉलरेट करते हैं उनको स्टीनोथर्मल बोलते हैं, उनको स्टीनोथर्मल बोलते हैं। तो ये अपनी कहानी पहले किसकी चल रही थी, जल्दी से आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, जल्दी जल्दी आ जाइए। टेम्परेचर, अपनी कहानी टेम्परेचर की चल रही थी। भैया बोले मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है सर जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है सर जी। फिर बोले एवरेज टेम्परेचर वेरीज सीजनली, जो एवरेज टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू सीजन्स या सीजन्स के हिसाब से वेरी करेगा, अलग अलग रहेगा। उसके हिसाब से बताया गया कि जब आप इक्वेटर से पोल के तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब आप इक्वेटर से पोल के तरफ जाएंगे टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब आप पोल से माउंटेन्स की तरफ जाएंगे तो भी क्या करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ये टेम्परेचर की वेरिएशन बताई जा रही है। उसके बाद बताया आपको कि टेम्परेचर के जो रेंज हैं वो कैसे कैसे हैं, तो उसमें बताया गया कि सब जीरो इन पोलर एरियाज टू ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। सब जीरो पोलर एरियाज में है, सब जीरो का मतलब जीरो से कम, और ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में। थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप थर्मल हाइड्रोवेंट्स में टेम्परेचर 100 डिग्री से सेल्सियस से ज्यादा चला जाता है। ये क्या है, टेम्परेचर रेंज बताई गई, स्पीशीज जहां पर पाई जाएंगी अडॉप्ट करने के बाद। उसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट मैं आपको बताया कि मैंगो टेम्परेट कंट्रीज में, कनाडा और जर्मनी में ग्रो नहीं करती हैं, ये टेम्परेचर का इफेक्ट की वजह से होता है। स्नो लेपर्ड्स जो हैं दे आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट, स्नो लेपर्ड केरला के फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते हैं। तीसरी चीज मैं आपको बताया कि टूना फिश रेयरली फाउंड बियॉन्ड ट्रॉपिकल कंट्रीज। इसके बाद अपन आगे बढ़े, बताया आपको कि टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। क्यों है सर जी, क्यों है, क्योंकि काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है। काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसकी वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। अच्छा, इस काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स के इफेक्ट होने की वजह से काहे लिए हमको क्या इससे मतलब, भैया बोले कि काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स जो आपकी इफेक्ट हो रही है इससे फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इफेक्ट होगी। आपके बॉडी की फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इससे इफेक्ट होगी एंजाइम्स के काइनेटिक्स के वजह से, और इसको इफेक्ट करते हैं टेम्परेचर। इसीलिए टेम्परेचर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। आपसे पूछेगा 4 फैक्टर दे देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक पूछेगा तो टेम्परेचर आंसर है। क्यों आंसर है, ये रीजन है। उसके बाद हम आगे बढ़े हम ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस। हम बताया कि स्पीशी के ऑर्गेनिज्म के टेम्परेचर टॉलरेंस के रेंज के बेसिस पर दो तरीके के होते हैं, कि स्टीनोथर्मल और एक यूरीथर्मल। जो वाइड टेम्परेचर रेंज को टॉलरेट कर रहा था उसको यूरीथर्मल बोलते हैं, जो नैरो टेम्परेचर रेंज को टॉलरेट कर रहा था उसको स्टीनोथर्मल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक अपनी बातें क्लियर हैं। आशीष कुमार सरोज जी पूछ रहे हैं कौन सा टॉपिक चल रहा है प्रभाकर जी से। मैं आपको बता देता हूं, टॉपिक चल रहा है मेजर एबायोटिक फैक्टर। मेजर एबायोटिक फैक्टर से हम स्टार्ट किए हैं एनसीईआरटी की हेडिंग से। तो मेजर एबायोटिक फैक्टर में 4 मेजर एबायोटिक फैक्टर के बारे में एनसीईआरटी अपने को बताती है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। जिसमें पहला टेम्परेचर हम पढ़े, दूसरा अब हम पढ़ेंगे वाटर। बोलिए, दूसरा क्या पढ़ेंगे, वाटर। दूसरा क्या पढ़ेंगे, दूसरा एबायोटिक फैक्टर वाटर। यहां तक क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है सर। वाटर पढ़ते हैं। वाटर में कहा जाता है कि अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर आफ्टर टेम्परेचर, कौन, वाटर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मेजर एबायोटिक फैक्टर तो है ही। मेजर एबायोटिक फैक्टरों पर 4 फैक्टर तो पढ़ ही रहे हैं। तो ये वाटर भैया हैं, जो पानी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। बोलते हैं अनदर एक लाइन लिखी एनसीईआरटी में, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट
most important abiotic factor after temperature. टेम्परेचर के बाद another most important abiotic factor which affects the life of organism, which affects the life of organisms. वाटर क्या है? अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर के बाद, विच इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म. कहती है एनसीईआरटी, लाइफ इज originated in water and is unsustainable without it. ठीक है, बताया गया दूसरा मेजर एबायोटिक फैक्टर हम पढ़ रहे हैं. बताया गया कि अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर कौन है? टेम्परेचर है. अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर कौन है? टेम्परेचर है, विच इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स. क्यों? लाइफ वाटर में ओरिजिनेट हुई थी और अनसस्टेनेबल है विदाउट इट. यानी कि वाटर में जो लाइफ ओरिजिनेट हुई वो आगे सस्टेनेबल नहीं है बिना पानी के. तो पानी जो है, वाटर जो है, इसीलिए अनदर मेजर इंपॉर्टेंट कह लीजिए एबायोटिक फैक्टर है. भैया लाइफ ओरिजिनेट कहाँ हुई थी? वाटर में. एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट इट. क्या कह रहे हैं? अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर विच इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स. एक चीज एनसीईआरटी इसके बाद बोलती है, डेजर्ट्स वेयर इन डेजर्ट्स वेयर वेरी लेस water is present, organisms adopt themselves according to these for survival. डेजर्ट्स में क्या होता है कि पानी कम हो जाते हैं. डेजर्ट्स में क्या हो जाता है? पानी कम हो जाता है. पानी रहता ही नहीं है. कम क्या हो जाता है? रहता ही नहीं है डेजर्ट में पानी. तो वहां पर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा सर? वहां पे जो ऑर्गेनिज्म होता है दे अडॉप्ट इन लेस वाटर कंडीशंस. वो अपने आप को क्या करते हैं? वेरियस एडेप्टेशंस उनके अंदर होती है. वेरियस एडेप्टेशन हम प्लांट्स पढ़ते हैं. थॉर्न्स होते हैं कैशिया में, अपंशिया में थॉर्न्स होते हैं. वो फ्लैटेंट स्टेम से लीफ को अपने मॉडिफाई कर लिया. किसमें? थॉर्न्स में. लीफ को मॉडिफाई कर लिया. किसमें? थॉर्न्स में. कांटे में बदल लिया, थॉर्न्स में बदल लिया. एक प्रश्न अपने मन में आया, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा सर? फोटोसिंथेसिस होगा उसके फ्लैटेंट स्टेम से. उसके अंदर क्या है? एडॉप्टेशंस है या मॉडिफिकेशंस है. उसके अंदर क्या है? अपंशिया के अंदर क्या है कि मॉडिफिकेशंस होती है, एडेप्टेशन कर लेता है, थॉर्न्स बना लेता है. लीफ जो है उसकी मॉडिफाइड होती है थॉर्न्स में. अपना फोटोसिंथेसिस फ्लैटेंट स्टेम से कर लेता है क्योंकि पानी नहीं है. एक कैम प्लांट्स होते हैं जिनके स्टोमेटा डे में क्लोज रहते हैं.
डे में क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे, डे में क्लोज रहेंगे, नाइट में खुले रहेंगे, स्टोमेटा, कैम प्लांट्स में। तो प्लांट में वाटर का लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि इन डेजर्ट्स वेयर वेरी लेस वाटर इज प्रेजेंट, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं इन कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशन, फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है, ठीक है। एक चीज आगे बढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स अपने को ओशंस में देखने को मिले, लेक्स में देखने को मिले, रिवर्स में देखने को मिले, जो पानी में रह रहे हैं, बताया जा रहा है कि जो पानी में रह रहे हैं उनको भी वाटर प्रॉब्लम्स होती है। अब ये एक अलग बात एनसीईआरटी बोलती है, एक अलग बात एनसीईआरटी अपने को बताती है। एनसीईआरटी क्या कहती है कि सर जी जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रह रहे हैं, रिवर्स में रह रहे हैं, लेक्स में रह रहे हैं, ओशंस में रह रहे हैं, उनको क्या होता है, उनको भी वाटर प्रॉब्लम्स होती है, उनको भी क्या होता है, वाटर प्रॉब्लम्स होती है। क्यों वाटर प्रॉब्लम होती है? दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑस्मोटिक प्रॉब्लम जिसमें पीएच आता है, एक ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स होती है कि वहां पर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के बेसिस पर वहां पर एक प्रॉब्लम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की होती है। दूसरा क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वाटर। दूसरा क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वाटर। वाटर की क्वालिटी माने कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन ओशंस, rivers and lakes, organisms living in oceans, rivers and lakes also faces water problems। ये तो बड़ी अलग कहानी सर बता रहे हैं आप, ये तो बड़ी अलग कहानी बता रहे हैं। पनिये में तो रह रहे हैं, ये पानी में ही तो रह रहे हैं, इनको काहे बात की वाटर प्रॉब्लम हो रही है? तो पानी में रह रहे हैं सर जी, पानी में रह रहे हैं, इनको किस बात की वाटर प्रॉब्लम? इनके पास तो पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी पानी में रह रहे हैं, फिर भी इनको वाटर प्रॉब्लम्स है, वाटर प्रॉब्लम्स है। क्या, किस वजह से, क्यों ऐसा हो रहा है सर, क्यों ऐसा हो रहा है सर, बता दीजिए। पहली चीज बताते हैं कि वाटर का कॉम्पोजिशन, वाटर का कॉम्पोजिशन मतलब कि क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर। दूसरी चीज ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स मतलब पीएच, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम मतलब पीएच। इन दो चीजों के वजह से पानी में रहने का मतलब ये नहीं कि पानी अपने काम का ही है। इनके सर्वाइवल के लिए, जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर रह रहे हैं, इनके सर्वाइवल के लिए दो कंडीशंस होती है। एक कंडीशन क्या होती है, वाटर की कॉम्पोजिशन, वाटर का कॉम्पोजिशन जिसको केमिकल कॉम्पोजिशन या क्वालिटी ऑफ वाटर बोलते हैं। इसमें भी कौन सा कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन। जो वाटर का केमिकल, कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं वाटर में, क्या वो उनके सर्वाइवल के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या उनके सर्वाइवल के लिए उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। तो एक चीज़ क्या है, वाटर में केमिकल कंपोजिशन आ गई। दूसरा क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब एक चीज आती है ऑस्मोटिक प्रॉब्लम माने पीएच। अगर बहुत एसिडिक है तो भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बहुत बेसिक है तो भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक ऑर्गेनिज्म को बेसिक रेंज पर रहना है, एक ऑर्गेनिज्म को एसिडिक रेंज पर रहना है, उसके अकॉर्डिंग अगर रेंज नहीं मिलेगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर रेंज नहीं मिलेगी तो वो क्या नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो भाई ये जो ऑर्गेनिजम्स ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में रह रहे हैं, पानी में रह रहे हैं, ऑल्सो फेसेस वाटर प्रॉब्लम्स। पानी में रहने के बाद भी उनको वाटर की प्रॉब्लम्स होती है, उनको वाटर की प्रॉब्लम होती है। पानी में रहते हैं फिर भी वाटर की प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि सर दो चीजें अपने को चाहिए पानी में रहने के लिए, दो चीज़ हमारे अकॉर्डिंग की होनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जहाँ भी रह रहा है वो अगर पानी में रह रहा है तो पानी में उस ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है सर। एक केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर
जिसको क्वालिटी ऑफ वाटर बोलते हैं, कि क्वालिटी वाटर की कैसी है, मिनरल्स हैं कि नहीं, न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं, ठीक है। तो वाटर की केमिकल कंपोजिशन, क्वालिटी ऑफ वाटर, और दूसरा ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स पीएच। ये दो कंडीशन फैसिलिटेट करिए। पानी में रहवा रहे हैं इसका मतलब नहीं कि हमको पानी की दिक्कत नहीं होगी। ऑर्गेनिजम्स बोलता है हम पानी में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हमें पानी की दिक्कत नहीं होगी, हमें भी दिक्कत होगी। ये दो चीजों को आप मेंटेन करवाइए, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो हमें वाटर प्रॉब्लम होगी, नहीं तो हमें वाटर प्रॉब्लम होगी, नहीं तो हमें वाटर प्रॉब्लम होगी। आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशन, रिवर्स, लेक्स ऑल्सो फेसेस वाटर प्रॉब्लम। पानी में रह रहे हैं, पानी की प्रॉब्लम फिर भी हो रही है। क्यों? क्योंकि इन दो चीजों को मैनेज करना पड़ेगा अगर आपको पानी में ऑर्गेनिज्म को रखना है। तो ये दो चीजें मैनेज होंगी तो ही ऑर्गेनिज्म को प्रॉब्लम नहीं होगी, सरवाइव करेगा, अन्यथा प्रॉब्लम में रहेगा। ठीक है। अब एक चीज आती है सॉल्ट का कंसंट्रेशन, एक चीज आती है सॉल्ट का कंसंट्रेशन, सॉल्ट का कंसंट्रेशन, सॉल्ट का कंसंट्रेशन, सॉल्ट का कंसंट्रेशन। सॉल्ट का कंसंट्रेशन कैसा है सर जी? पानी में सॉल्ट्स जो हैं, जिसको आप केमिकल कंपोजिशन कह रहे हैं, उसका कंसंट्रेशन कैसा है? एनसीईआरटी बोलती है सॉल्ट कंसंट्रेशन को ऑल्सो नोन एज, इसी को हम सैलिनिटी कहते हैं, सैलिनिटी कहते हैं, मेजर्ड इन, या इसको क्या बोलेंगे, ऑल्सो नोन एज सैलिनिटी। जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है ऑल्सो नोन एज सैलिनिटी, और इस सैलिनिटी को मेजर्ड इन पार्ट्स पर थाउजेंड, क्या बोलते हैं? पीपीटी। ठीक है। जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो रहा है, वाटर अपन पढ़ रहे हैं, तो वाटर में जो सॉल्ट्स हैं, उन सॉल्ट्स का जो कंसंट्रेशन है, हमने कहा सॉल्ट का कंसंट्रेशन ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलेंगे? सैलिनिटी बोलेंगे। इसको मेजर किस में करेंगे? पार्ट्स पर थाउजेंड में। जैसे मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, डेसीमोलर में करते हैं, ये सब क्वांटिटीज है मेजर करने की केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। केमिकल्स है, सॉल्ट है, केमिकल का कंसंट्रेशन है, तो केमिस्ट्री के हिसाब से क्या है? मेजरिंग यूनिट्स है। एक पीपीएम होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। इसको किस में मेजर करते हैं? पार्ट्स पर थाउजेंड में। याद रखिएगा, सवाल में अगर पूछेगा कि सर सैलिनिटी को बता दीजिए किस में मेजर करते हैं, तो आप बोलेंगे पीपीटी में। एनसीईआरटी में दिया था 2014 वाली में, पार्ट्स पर थाउजेंड में। पीपीटी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन, जिसको अपन सैलिनिटी कह रहे हैं, इसको मेजर्ड करेंगे पीपीटी में, इसको मेजर करेंगे पीपीटी में। किस में मेजर करेंगे? पीपीटी में। उसके बाद जो है एनसीईआरटी अपने को 3 वैल्यू देती है। एक इनलैंड का देती है, एक सी का देती है, और एक हाइपरसैलाइन लगून्स का देती है। एक हाइपरसैलाइन लगून्स का देती है। क्या देती है भैया? सैलिनिटी बताती है। क्या देती है? सैलिनिटी बताती है। क्या बताती है? इनलैंड का 5 से कम होता है, इनलैंड का 5 से कम होता है, 5 मतलब पीपीटी, 5 पीपीटी से कम होगा। सी का 30 से 35 पीपीटी होता है। सी में, समुद्र में सैलिनिटी 30 से 35 पीपीटी होती है, और हाइपर सैलाइन लगून्स में 100 पीपीटी से ज़्यादा होता है। इसको याद रखना है, 100 पीपीटी से ज़्यादा होता है। ये डाटा है। कभी कभी आपसे सीधे डाटा से पूछ लिया, क्या पता सवाल डाटा दे करके आपको ऑप्शन में सवाल पूछ लिया। तो पहली चीज मैं आपको बताया, वाटर में सॉल्ट कंसंट्रेशन एक होती है, केमिकल्स होते हैं, वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन होती है वाटर में। उस कंसंट्रेशन को सैलिनिटी कहते हैं, उसको सैलिनिटी कहते हैं। इस सैलिनिटी जो है, इसको पार्ट्स पर थाउजेंड, एक मेजरिंग इसका मापने का तरीका, इसको मापते किसमें? पीपीटी में है, पार्ट्स पर थाउजेंड में है। उसके बाद 3 डाटा एनसीईआरटी लिखती थी, एक इनलैंड का बताती थी, एक सी का बताती थी, और एक हाइपरसैलाइन लगून का बताती थी। इनलैंड में बोलती थी 5 पीपीटी से कम है, सी में बोलती थी 30 से 35 पीपीटी है, और हाइपरसैलाइन लगून में 100 पीपीटी से ज्यादा है। 100 पीपीटी से ज्यादा है, 100 पीपीटी से
ज्यादा है। इसके बाद सैलिनिटी के बेसिस पर, जैसे टेम्परेचर की रेंज को टॉलरेट करने के बेसिस पर अपने को बात हुई, वैसे ही सैलिनिटी के बेसिस ऑफ on the basis of salinity tolerance of organisms, again we see two types, पहला दूसरा, एक को कहते हैं यूरी हेलाइन और एक को कहते हैं स्टीनो हेलाइन। एक को क्या बोलते हैं एक को बोलते हैं यूरी हेलाइन और एक को क्या बोलते हैं स्टीनो हेलाइन। एक को क्या बोलते हैं स्टीनो हेलाइन, एक को यूरी हेलाइन बोलते हैं और एक को स्टीनो हेलाइन। ऑन द बेसिस ऑफ कौन कितना सॉल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर पाएगा, कौन कितना सैलिनिटी को टॉलरेट कर पाएगा, उसके बेसिस पर दो चीजें, एक यूरी हेलाइन एक स्टीनो हेलाइन। एक यूरी हेलाइन और एक स्टीनो हेलाइन जो वाइड सैलिनिटी रेंज को टॉलरेट करेगा, वाइड सैलिनिटी रेंज को टॉलरेट करेगा, वाइड सैलिनिटी रेंज को टॉलरेट करेगा, उसको यूरी हेलाइन बोलेंगे। जो नैरो सैलिनिटी रेंज को टॉलरेट करेगा, उसको स्टीनो हेलाइन बोलेंगे। बोलिए, एक यूरी हेलाइन और एक स्टीनो हेलाइन। अपन टेम्परेचर में पढ़े एक यूरी थर्मल एक स्टीनो थर्मल। जो वाइड टेम्परेचर रेंज को टॉलरेट करेगा उसको बोल रहे थे यूरी थर्मल, जो नैरो टेम्परेचर रेंज को टॉलरेट कर रहा है उसको स्टीनो थर्मल। अब यहां पर सॉल्ट कंसंट्रेशन यानी कि सैलिनिटी के बेसिस पर दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हुई, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म देखने को मिले। एक वो जो वाइड सैलिनिटी के रेंज को टॉलरेट कर ले रहे थे और एक वो जो नैरो सैलिनिटी रेंज को टॉलरेट कर रहे थे। जो वाइड कर ले गए उनको अपन यूरी हेलाइन बोले, जो नैरो कर ले गए उसको स्टीनो हेलाइन बोले। बोलिए, आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में आ रहा है। यहां पर वाटर की भी अपनी कहानी खत्म हो गई, यहां पर वाटर की भी अपनी कहानी खत्म हो गई, वाटर की भी कहानी खत्म हुई। पहला टेम्परेचर आपसे बताया मैं, दूसरा वाटर बताया, वाटर को भी बताया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है भैया, क्योंकि लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करता है। लाइफ वाटर में ओरिजिनेट होती है और वाटर के बिना सस्टेनेबल नहीं है। उसके बाद बताया गया डेजर्ट्स में प्लांट्स को अडेप्टेशन करनी पड़ती है अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि डेजर्ट्स में बहुत कम पानी होता है। उसके बाद बताया गया ऑर्गेनिजम्स जो ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में रह रहे हैं उनको भी वाटर प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? क्योंकि दो चीजें होती हैं सर, एक क्वालिटी ऑफ वाटर होता है जिसमें वाटर की केमिकल कॉम्पोजिशन आती है और एक ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स यानी कि पीएच आता है। एक ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स यानी कि पीएच आता है। एक सॉल्ट की कंसंट्रेशन बताया मैं आपको, मैं बताया इसी को सैलिनिटी कहते हैं। इसको पार्ट्स पर थाउजेंड में मेजर करते हैं और तीन डाटा सैलिनिटी के बताए गए, एक इनलैंड का, एक सी का, एक हाइपर सैलाइन लगून का। एक का 5 से कम पीपीटी से होता है, एक 30 से 35 पीपीटी है और एक 100 पीपीटी से ज्यादा है। उसके बाद अपन बोले कि सैलिनिटी के टॉलरेंस के बेसिस पर दो तरीके के ऑर्गेनिज्म अपने को देखने को मिलते हैं, एक यूरी हेलाइन और एक स्टीनो हेलाइन। एक वाइड सैलिनिटी रेंज को टॉलरेट करता है, एक नैरो सैलिनिटी रेंज को टॉलरेट करता है। एक वाइड सैलिनिटी रेंज को टॉलरेट करेगा, एक नैरो सैलिनिटी रेंज को टॉलरेट करेगा। आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बताइए कमेंट सेक्शन में, बताइए यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा आपको एक चीज और दिक्कत, थोड़ा सा कुछ सराउंडिंग में, क्योंकि लाइट नहीं है आज, लाइट नहीं है, कटी है, तो इन्वर्टर से सब कुछ चल रहा है, तो उसकी वजह से इन्वर्टर भी अब जवाब दे रहे हैं। तो बीच में कोई एक नॉइस अगर आपको आ रही हो तो उसको थोड़ा सा निग्लेक्ट करिएगा, ठीक है? उसको थोड़ा सा निग्लेक्ट करिएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा वो डिस्टर्ब कर रहा हो, पर मुझे नहीं लगता वो आ रहा होगा। मेरी आवाज क्लियर है सभी को?
मेरी आवाज क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है? अपन पढ़ रहे हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से? मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, एक टेम्परेचर, एक वाटर, एक लाइट, एक सॉइल। मैं आपको टेम्परेचर के बारे में बताया, टेम्परेचर के बारे में बताया कि टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स को इफेक्ट कर रहा है। काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करती हैं, इसीलिए फिजियोलॉजिकल या मेटा